तो छात्राओं, आज हम ईमानदारी की प्रतिमूर्ति इसका भाग 2 देखने वाले हैं। यह एक संस्मरण है और सुनील शास्त्री द्वारा लिखित लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे, जो कि स्वयं लेखक है, और उन्होंने अपने संस्मरण में अपने पिताजी की यादें लिखी हुई है। तो यहाँ पर भाग 2 हम आज देखने वाले हैं। पेज नंबर 69 पर एक लाइन है, तब भी उनकी बात हमारी समझ में नहीं आई। यानी कि जब उन्होंने ड्राइवर से कहा कि निजी उपयोग में जो डीजल है उसका खर्चा लिख दो, यह हिदायत आदेश दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने ड्राइवर को। और तब लेखक के ये बात समझ में नहीं आई थी। फिर उन्होंने अम्मा को बुलाने के लिए कहा। अम्मा जी के आने पर बोले, साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवा दे। तो इस प्रकार पैसों का भी हिसाब किताब लगाकर उन्होंने पैसे लिखने के लिए, पैसा जमा करने के लिए कह दिए। इतना जो उनका कहना था कि हम और अनिल भैया वहाँ रुक नहीं सके। जो रुलाई छुटी तो वह कमरे में बाहर पहुंचने के बाद भी काफ़ी देर तक बंद नहीं हुई। दोनों ही जन देर तक फूट फूट कर रोते रहे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उनके पिताजी इस प्रकार खर्चा लिख सकते हैं। उन्हें लगा कि बिना वजह ही हमने यहाँ पर और कर्जा बढ़ा दिया, या फिर बिना सोचे समझे हमने ये बात कर डाली और इसके पैसे भी खाते पर जमा होंगे, इस प्रकार उन्होंने कभी सोचा नहीं था। इसलिए उन्हें रुलाई आई और वे भागकर पहुंचने के बाद भी काफ़ी देर तक उनकी रुलाई बंद नहीं हुई। दोनों फुट फुट कर भाई लोग रो रहे थे। आपस यह आपसे आपसे यह बात शान की तहत नहीं कह रहा। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि ये कोई शान की बात नहीं है, इसलिए ये मैंने संस्मरण लिखा है। ये बात मैंने लिखी है कि मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे और इस प्रकार हम इम्पाला शेवरलेट यूज़ कर रहे थे। तो बात बताने का मतलब यह है कि ये बातें अब हमारे लिए आदर्श बन गई थी। तो किस प्रकार अपने पिता का आदर्श उन्होंने अपने सामने रखा और कौन सी बात करनी चाहिए या कौन सी बिना सोचे समझे नहीं करनी चाहिए, इस प्रकार उन्होंने आदर्श लिया। यह बात जीवन में सीखी अपने पिता से। सक्रिय राजनीति में आने पर सरकारी पद पाने के बाद क्या उसका दुरुपयोग करने की हिम्मत मुझ में हो सकती है। इस प्रकार उन्होंने एक सीख ली इस बात से कि भले ही हमें कितने ही प्रकार के अधिकार क्यों न हो या फिर कितना बड़ा पद क्यों न मिला हो राजनीति में, लेकिन उसका दुरुपयोग हमें बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। आप ही सोचें, मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा आप हमें साइकिल से भेजते हैं, पानी बरसने पर रिक्शे से स्कूल भेजते हैं, पर कितने ही दूसरे लोगों के लड़के सरकारी गाड़ी से आते हैं। वे छोटे हैं, उन्हें कलेजा चीरकर नहीं बता सकता। तो इस प्रकार उन्होंने भी अपने यहाँ पर लड़कों को भी वही सीख दी। उन्हें भी लगता था कि हमारे पिताजी यहाँ पर सरकारी अधिकारी हैं, तो उन्हें भी बड़ी गाड़ी में पहुँचाया जाए, लेकिन वे साइकिल पर ही जाते थे। और जब भी कभी बरसात होती थी तब वे रिक्शे से स्कूल में जाते थे। वे छोटे हैं, उन्हें कलेजा चीरकर नहीं बता सकता। उन्हें नहीं बता सकते थे लेखक कि यहाँ पर कौन सी बात हमें कब करनी चाहिए और कितनी वह आवश्यक है। समझाने की कोशिश करता हूँ, जानता हूँ मेरा यह समझना कितना कठिन है, फिर भी समय होने पर कभी कभी अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ। अपना सरकारी ओहदा छोड़कर आया हूँ और आपके साथ यह सब फिर जिक्र कर तनिक ताज़ा और नया महसूस करना चाहता हूँ। कोशिश करता हूँ न्यू को पुनः संजोना संवरना की मेरे मन का महल आज के इस तूफानी झंझावत में खड़ा रह सके। इस प्रकार बच्चों को भी यहाँ पर
जो मुश्किलें हैं उनका सामना करने की आदत पड़नी चाहिए। यहाँ पर यही सीख मिलती है कि बच्चों को अगर बचपन से ही इतने बड़े ख्वाब उनके अगर हमने पूरे किए तो वे बिल्कुल भी तकलीफ़ का सामना नहीं करते, या फिर यहाँ पर अपने आप ही सारी चीज़ें उन्हें मिलती है तो वे यहाँ पर स्वावलंबी नहीं बल्कि स्वावलंबी बन जाते हैं। और इसका ही अर्थ लेखक भी अपने बच्चों को शायद समझाना चाहते थे और इस तूफ़ानी झंझावात में खड़ा रह सके, यानी कि भले ही जीवन में कितने भी तूफ़ान समस्याएं क्यों ना आए, वे भी उनका डटकर सामना करना करें। यही इसके पीछे उनके विचार थे, यानी कि अपने पिताजी की जो आदतें थी वो खुद में पनपी थी और वही आदतें अब वह अपने लड़कों में भी पनपना चाहते थे। याद आते हैं बचपन के वे हसीन दिन, वे पल जो मैंने बाबूजी के साथ बिताए। वे अपना व्यक्तिगत काम मुझे सौंप देते और मैं कैसे गर्व अनुभव करता। एक होड़ थी जो हम भाइयों में लगी रहती थी, किसे कितना काम दिया जाता है और कौन उसे कितनी सफाई से करता है। इस प्रकार भी एक होड़ रहती है कि कौन किस प्रकार काम करता है। बचपन में हमें कुछ काम दिए जाते हैं। इस प्रकार लेखक को भी लाल बहादुर शास्त्री यानी कि उनके पिता कुछ काम देते थे, व्यक्तिगत काम देते थे और दोनों भाइयों में वह काम बढ़ जाता था। लेकिन कौन कितना अच्छे से कर सकता है, इसकी भी उन लोगों में होड़ रहती थी कि कौन अच्छा काम करेगा, किससे शाबाशी मिलेगी। इस प्रकार एक दिन बोले, सुनील मेरी अलमारी काफ़ी बेतरतीब हो रही है, तुम उसे ठीक कर दो और कमरा भी ठीक कर देना। इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक बार लेखक से कहा कि मेरे कमरे में जो बेतरतीब यानी कि अस्त व्यस्त बिखरे हुआ जो कमरा है मेरा वह ठीक से करवा दो, और अलमारी में भी यहाँ पर बहुत सारे अस्त व्यस्त बिखरे हुए कपड़े हैं, उन्हें ठीक कर दो और कमरा भी ठीक कर दो। इस प्रकार उन्होंने एक बार अपने पिताजी से पिताजी ने उनको काम करने को कहा। मैंने स्कूल से लौटकर वह सब कर डाला तो लेखक यहाँ पर कोई भी आज्ञा टालते नहीं थे। उन्होंने वह काम कर दिया। दूसरे दिन मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था कि बाबूजी ने मुझे बुलाया, पूछा, तुमने सब कुछ बहुत ठीक कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ, पर वे मेरे कुर्ते कहाँ हैं। तो इस प्रकार उन्हें शाबाशी मिलती है अच्छा काम करने के लिए। फिर उनके पिताजी कुर्ते का पूछते हैं तो मैं बोला, वे कुर्ते भला कोई यहाँ से फटा था, कोई वहाँ से, वे सब मैंने अम्मा को दे दिए हैं। उन्होंने पूछा, यह कौन सा महीना चल रहा है। मैंने जवाब दिया, अक्टूबर का अंतिम सप्ताह। उन्होंने आगे जोड़ा, अब नवंबर आएगा, जाड़े के दिन होंगे, तब ये सब काम आएंगे, ऊपर से कोट पहन लूँगा न। तो इस प्रकार उन्होंने जो कुर्ते जो फटे हुए थे अपनी माँ को सौंप दिए थे, अलमारी से हटाए गए दिए थे। तो फिर यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी कहते हैं कि नवंबर में कड़ाके की सर्दी पड़ती है तो ऊपर से मैं कोट पहन सकता हूँ, अंदर से भले ही कुर्ते फटे क्यों न हो तो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। इस प्रकार उन्होंने अपने बेटे से कहा। मैं देखता रह गया, क्या कह रहे बाबूजी, वे कहते जा रहे थे, ये सब खादी के कपड़े हैं, बड़ी मेहनत से बनाए हैं बिनने वालों ने, इसका एक एक सूत काम आना चाहिए। तो मेहनत करने वालों की कदर, पैसों की कदर यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी को बखूबी थी। भले ही थोड़े फट जाए कपड़े, लेकिन इन्हें बिल्कुल तरह से इस प्रकार फेंक देना उनकी आदत में नहीं था। उन्होंने सोचा कि कितनी कड़ी मेहनत यहाँ पर लगती है इसे बुनने में, तो इन बिनने वालों का जो मेहनत है, कष्ट है, वह यूं ही ज़ाया नहीं होना चाहिए।
बल्कि इसका एक एक सूत काम में आना चाहिए, इस प्रकार उनके विचार थे। भला कोई प्रधानमंत्री ऐसा भी कर सकता है, इसका ज्वलंत उदाहरण यहाँ पर हमारे सामने है। हम भी अगर कोई कपड़ा फट जाए तो हम उसे यहाँ पर फेंक देने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर उसे सुधार लिया जाए या किसी प्रकार पहना जाए तो वह काम में ज़रूर आ सकता है। यहाँ पर मन में चाहिए कि हम किस प्रकार इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर मन में है तो हम ज़रूर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यही नहीं, मुझे याद है मैंने बाबूजी के कपड़े की तरफ ध्यान देना शुरू किया था। क्या पहनते हैं, किस किफ़ायत से रहते हैं, इस प्रकार बाप के गुण तो बेटों में दिखने लगेंगे ही। जैसे जैसे लेखक बड़े होते गए वैसे वैसे उन्होंने अपने पिताजी के सारी आदतें देख ली थी कि वे क्या पहनते हैं, किस किफ़ायत से रहते हैं। मैंने देखा था एक बार उन्होंने अम्मा को फटा हुआ कुर्ता देते हुए कहा, इनके रुमाल बना दो। तो जो ज़्यादा फटा हुआ था शायद उसका भी इस्तेमाल उन्होंने करने को कहा और उनकी पत्नी से कहा कि ये खादी के हैं, इनके अच्छे रुमाल बनेंगे तो रुमाल बना दो। इस प्रकार कपड़े का भी जो कतरा कतरा था वे इसका इस्तेमाल करते थे। बाबूजी का एक तरीका था जो अपने आप आकर्षित करता था। वे अगर सीधे से कहते, सुनील तुम्हें खादी से प्यार करना चाहिए, तो शायद वह बात कभी मेरे मन में नहीं घर नहीं करती, पर बात कहने के साथ साथ उनके अपने व्यक्तित्व का आकर्षण था जो अपने आप में सामने आने वाले को बांध लेता था। वह स्वतः उन पर अपना सब कुछ निछावर करने पर उतारू हो जाता था। इस प्रकार अगर कोई बात समझानी हो तो उनके बाबूजी स्वयं वह आत्मसात करते, वह कर दिखाते। बच्चे बखूबी जान जाते थे कि किस प्रकार इतने बड़े ओहदे पर होते हुए भी हमारे पिताजी किस प्रकार परिवेश करते हैं, सीधा रहना, सीधा साधा रहना, और उनके विचार उनके मन में ठस रहे थे। और यहाँ पर वे चाहते तो सीधी सी बात कह सकते थे, लेकिन हर बात उन्हें समझाने का तरीका उनका अलग ही था। उनके व्यक्तित्व का आकर्षण था, वे व्यक्तित्व की छाप उनके बेटों पर पाड़ते थे। यहाँ पर अम्मा बताती है, हमारी शादी में चढ़ावे के नाम पर सिर्फ 5 ग्राम सोने के गहने आए थे, लेकिन जब हम विदा होकर रामनगर आए तो वहाँ उन्हें मुंह दिखाई में गहने मिले। तो यहाँ पर लेखक की जो माँ है वह अपनी पुरानी यादें बताती है। एक बार जब उनकी शादी हुई थी तो शादी में उन्हें 5 ग्राम सोना आया था, लेकिन पहले पहले ज़माने में जब लड़की विदा होती थी और ससुराल आती थी तो मुंह दिखाई में भी उसे गहने मिलते थे। मेरे रिश्ते वालों ने कुछ न कुछ दिया था। जिन दिनों हम लोग बहादुरगंज के मकान में आए, उन्हीं दिनों तुम्हारे बाबूजी के चाचा जी को कोई घाटा लगा था। तो इस प्रकार ये उन दिनों की बात है जब इनकी फैमिली, इनकी परिवार जो है वो बहादुरगंज में था। बहुत पहले की बात है। और उन दिनों लाल बहादुर शास्त्री जी के जो चाचा थे उन्हें घाटा आया था। किसी तरह से बाकी का रुपए देने की जिम्मेदारी हम पर आ पड़ी। बात क्या थी उसकी ठीक से जानकारी लेने की ज़रूरत हमने नहीं सोची और न ही इसके बारे में कभी कुछ पूछताछ की। तो यहाँ पर जो लेखक के पिताजी को सही लगता था वही वे करते थे। लाल बहादुर शास्त्री जी किसी का नुकसान या किसी का घाटा नहीं देख सकते थे, और बड़े होने के नाते ये जिम्मेदारी उन पर आ पड़ी थी कि किसी तरह से चाचा जी के मसले को यहाँ पर चाचा जी के मसले को यहाँ पर सुलझा लिया जाए, उनकी मदद की जाए। एक दिन तुम्हारे बाबूजी ने दुनिया की मुसीबतों और मनुष्य की मजबूरियों को समझाते हुए जब हमसे गहनों की मांग की तो क्षण भर, तो इस प्रकार एक दिन
तुम्हारे बाबूजी ने दुनिया की मुसीबतों और मनुष्य की मजबूरियों को समझाते हुए जब हमसे गहनों की मांग की तो क्षण भर के लिए हमें कुछ वैसा लगा और गहना देने में तनिक हिचकिचाहट महसूस हुई। तो यहाँ पर जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, तो वे रिश्तेदारों को तो मदद किया ही करते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल बल्कि समाज में जो भी लोग जो भूख से मर रहे हैं उनके लिए भी मदद का हाथ यहाँ पर देते थे। भले ही घर में गहने मोड़ने की या गहने बेचने की बारी उन पर क्यों ना आए। और मनुष्य की मजबूरियों को समझाते हुए जब कई बार उन्होंने गहनों की मांग की तो क्षण भर के लिए लेखक की माँ जो है उनके मन में अ, थोड़ी सी हिचकिचाहट पहले महसूस हुआ करती थी। यह सोचा था कि उनकी प्रसन्नता में हमारी खुशी है, लेकिन बाद में वे सोचती थी कि इनका रख कर भी वे क्या कर सकती है। अगर ये पति के काम में आ जाए या पति की इससे प्रसन्नता हो तो इससे बड़ी खुशी उनके लिए क्या हो सकती है। और हमने गहने दे दिए, यानी कि लेखक की माँ भी उन्हें कभी ना नहीं कहती थी। उनके शादी के जो गहने थे वे उन्होंने सारे उनको दे दिए। केवल टीका नथुनी बिछिया रख लिए थे, जो आभूषण होते हैं जो उन्हें मुंह दिखाई में मिले थे शादी के बाद, तो सारे के सारे उन्होंने दिए थे। केवल उनके पास टीका नथुनी और बिछिया जो छोटे छोटे आभूषण थे वे उन्होंने रख लिए थे। वे हमारे सुहाग वाले गहने थे। उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर दूसरे दिन वे अपनी पीड़ा को रोक न सके और इस प्रकार जब लेखक की माँ ने सारे गहने दे दिए तो उन्हें भी दुख हुआ, पीड़ा यानी कि दुख हुआ, और वे अपनी पीड़ा को रोक न सके। कहने लगे, तुम जब मिर्ज़ापुर जाओगी और लोग गहने के संबंध में पूछेंगे तो क्या कहोगी। तो यहाँ पर अगर घर वाले वो तुम्हें पूछे कि तुम्हारे गहने कहाँ है तो तुम क्या कहोगी। इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री जी अपने पत्नी से पूछते हैं। हम मुस्कुराई और कहा, उसके लिए आप चिंता न करें, हमने बहाना सोच लिया है। हम कह देंगे कि गांधी जी के कहने के अनुसार हमने गहने पहनने छोड़ दिए, इस पर कोई भी शंका नहीं करेगा। तो इस प्रकार उन्होंने कारण भी सोच रखा था कि अगर घर वाले या मिर्ज़ापुर वाले गाँव वाले कोई भी उनसे पूछे कि इतने बड़े यहाँ पर व्यक्ति की तुम पत्नी हो फिर भी तुम्हारे शरीर पर कोई भी आभूषण नहीं है, अगर उन्होंने पूछा तो तुम क्या कहोगे। तो उन्होंने इसका कारण भी सोच रखा था। उन्होंने सोचा था कि कह देंगे कि गांधी जी के जो विचार है कि यहाँ पर सादा जीवन उच्च विचार, यानी कि रहना सादा ही चाहिए और हमारे विचार उच्च होने चाहिए। इस प्रकार इस विचार के साथ हम जी रहे हैं। अगर ऐसा मैंने बताया तो कोई मुझ पर शंका नहीं ले सकता। तुम्हारे बापूजी तनिक देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हें यहाँ बहुत तकलीफ है, इसे मैं अच्छी तरह समझता हूँ। तुम्हारा ब्याह बहुत अच्छे सुखी परिवार में हो सकता था, लेकिन अब जैसा है वैसा है। तो इसका एहसास लाल बहादुर शास्त्री जी को भी था कि पत्नी अपने एक यहाँ पर हिदायत पर, एक आदेश पर उनकी सारी की सारी बातें मानती है, कहाँ देती है। पत्नियाँ इतनी जल्दी से इतने सारे आभूषण निकाल कर, लेकिन यहाँ पर वे बिल्कुल भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करती थी, बल्कि अपने पति की प्रसन्नता में, आनंद में, खुशी में ही उनकी खुशी थी। और यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी कहते हैं कि अगर तुम दूसरे परिवार में शायद गई होती तो तुम अच्छे से रहती, लेकिन अब जैसा है वैसा है। तुम्हें आराम देना तो दूर रहा, तुम्हारे बदन के भी सारे गहने उतरवा लिए। इस प्रकार मन में उनके खेद होता है। हम बोली, पर जो असल गहना है वह तो है, हमें बस वही चाहिए। आप उन गहनों की चिंता न करें, समय आ जाने पर फिर बन जाएंगे। सदा ऐसे ही दिन थोड़े रहेंगे।
दुख सुख तो सदा लगा ही रहता है। इस प्रकार माँ का भी यहाँ पर संस्कार बच्चों पर हो रहा था। यहाँ पर हर बात बताने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे माता पिता रहते हैं उसी प्रकार बच्चे भी उनका ये इस प्रकार बर्ताव देखते हैं। किस प्रकार मजबूरियों का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार दूसरों की मदद हम कर सकते हैं, इसका एक उदाहरण लेखक के सामने था। और यहाँ पर उनकी माँ भी पीछे नहीं थी। वे भी इतने सारे गहने देने के बाद बोलती है कि असली गहना तो यहाँ पर उनके पति ही है, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी। हमें बस वही चाहिए, उनकी खुशी में ही हमारा आनंद है। और उन गहनों की चिंता आप न करें, क्योंकि उन्हें पता था कि समय बदलता रहता है। गहने आज नहीं तो कल आ सकते हैं, लेकिन ये लोग जो जूझ रहे हैं सचमुच मुसीबत में हैं। अगर इनकी मुसीबतें दूर नहीं होगी तो मेरे पति भी खुश नहीं रह सकते। यह कारण उन्होंने जान लिया था और वे उनके चेहरे पर खुशी देखना चाहती थी। और उन्हें पता था कि सुख दुख तो सदा चलता ही रहता है। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। इस प्रकार वे बहादुर शास्त्री जी के संसार में सचमुच अर्धांगिनी का काम कर रही थी। तो यहाँ पर इस प्रकार हमने ये संस्मरण देखा, बहुत ही सुंदर लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन पर आधारित, जो उनके बेटे ने लिखा है सुनील शास्त्री जी ने। तो बच्चों यहीं पर आज हम रुकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।